आज हम भारतीय संविधान के भाग 14 को पढ़ेंगे। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पृष्ठभूमि, फिर ऐतिहासिक विकासक्रम, संवैधानिक उपबंध, लोक सेवाओं के प्रकार, और अंत में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इनकी पृष्ठभूमि जो लोक सेवाएं वर्तमान में देखने को मिलती है, इनका स्वरूप पहले बिल्कुल अलग था। भारत में लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ। केवल ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना था। वर्तमान में लोक सेवाओं का उद्देश्य लोक कल्याण करना है, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और उस समय जो लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट्स है, उनकी भर्ती चयन के आधार पर की जाती थी। इनका चयन हेलीबेरी कॉलेज की चयन समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। हेलीबेरी कॉलेज ये लंदन में स्थित था। इसी में जो सिविल सेवक है, उनको चयन के बाद इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या था, तो 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इस कंपनी के प्रशासन को देखने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। उस परिषद को बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाने लगा। ऐतिहासिक विकासक्रम। एटीन 1854 में एक समिति का गठन किया जाता है, मैकाले समिति। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। यह समिति कुछ सुझाव देती है। मैकाले समिति इसने सुझाव दिया कि
जो लोक सेवक है उनकी भर्ती चयन के आधार पर न करके इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। लोक सेवकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए आयु 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1855 1855 में 16 जुलाई 1855 को लंदन में भारतीय सिविल सेवा हेतु पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। अठारह सौ 60 में क्या होता है कि जो लोक सेवकों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई और अधिकतम आयु 22 वर्ष कर दी गई। फिर 1865 में जो अधिकतम आयु है उसमें 1 वर्ष और कम कर दिया गया, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष हो गई। फिर 1866 में जो न्यूनतम आयु है सिविल सेवा में उसको 17 वर्ष कर दिया गया और अधिकतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। भारत में लोक सेवाओं में प्रवेश हेतु आयु घटाने के विरोध में एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन का क्या कारण था? लोक सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु घटाने का विरोध करना। इसके नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आगे क्या होता है? 1886 में एक आयोग का गठन किया जाता है, एचिसन आयोग। इसके अध्यक्ष लॉर्ड एचिसन थे। इस आयोग को गठित करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि लोक सेवाओं हेतु न्यूनतम आयु बढ़ाई जाए या नहीं, दूसरा, भारतीयों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि जो लोक सेवाओं हेतु परीक्षा है वो केवल इंग्लैंड में ना कराई जाए, वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। लोक सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत और लंदन दोनों जगह कराया जाए।
फिर ये आयोग सुझाव क्या देता है? आयोग लोक सेवाओं में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 23 वर्ष करने का सुझाव देता है और आयोग इस बात को मना कर देता है कि जो लोक सेवाओं हेतु परीक्षा है वो भारत और लंदन दोनों जगह नहीं कराई जाएगी, केवल लंदन में ही कराई जाएगी। फिर 1912 में पुनः एक आयोग का गठन किया जाता है, इसका नाम है इस्लिंगटन आयोग। ये आयोग सुझाव देता है कि परीक्षाएं, लोक सेवाओं के लिए परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। आंदोलन होता है किसके नेतृत्व में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। फिर एचिसन आयोग का गठन 1886 में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो लोक सेवा परीक्षाएं हैं वो लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए और यह आयोग लोक सेवा हेतु अधिकतम आयु 23 वर्ष करने का सुझाव देता है। फिर 1912 में लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है और यह आयोग सुझाव देता है कि जो लोक सेवा परीक्षाएं हैं वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। 1919 में क्या होता है? भारत शासन अधिनियम होता है। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम का अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 1919 के अधिनियम के कुछ प्रावधान थे। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि इसमें जो सिविल सेवा हेतु परीक्षाएं हैं उनका आयोजन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया गया। परीक्षाओं का आयोजन दोनों जगह, यानी कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा होगी। साथ ही सिविल सेवाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगला, एक तिहाई पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। उन्नीस के अधिनियम के बाद 1922 में क्या होता है कि सिविल सेवा परीक्षा पहली बार लंदन के साथ साथ भारत में भी होती है। भारत में कहाँ? तो इलाहाबाद में। फिर 1923 में एक आयोग का गठन किया जाता है, इसका नाम है ली आयोग। इसके अध्यक्ष ऑर्थर हैमिल्टन ली थे।
और ली आयोग के सुझाव पर ली आयोग ने सुझाव दिया कि सिविल सेवाओं की परीक्षा हेतु एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ली आयोग ने सुझाव दिया कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। 1926 में क्या होता है? ली आयोग के सुझाव पर 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। फिर 1926 के बाद 1935 में क्या होता है? 1935 में भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम 1935 में बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है, FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। हमने सिविल सेवाओं के विकास क्रम को 1854 से लेकर 1950 तक जाना। अब हम जानेंगे कि जो सिविल सेवाओं के बारे में भारतीय संविधान में कहाँ उपबंध किया गया है। संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक लोक सेवा आयोग और लोक सेवाओं के बारे में बताया गया है। इसमें 308 से लेकर 314 तक लोक सेवाओं के बारे में बताया गया है और 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। लोक सेवाओं को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहली होती है भारत में लोक सेवाओं के प्रकार। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरी होती है केंद्रीय सेवाएं यानी
सेंट्रल सर्विसेज। तीसरी प्रकार की सेवाएं होती है राज्यों की लोक सेवाएं, यानी कि स्टेट सर्विसेज। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और ये सेवाएं राज्यों को देते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और ये सेवाएं राज्यों को देते हैं। इन पर मूल नियंत्रण केंद्र का होता है और तात्कालिक नियंत्रण राज्य का होता है। वर्तमान में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 3। पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS। दूसरी भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS। तीसरी भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS। दूसरी प्रकार की सेवाएं होती है केंद्रीय सेवाएं। इनके अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और ये अपनी सेवाएं केंद्र को ही देते हैं। केंद्रीय सेवाओं में इनके उदाहरण भारतीय डाक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि। तीसरी प्रकार की सेवाओं में राज्यों की लोक सेवाएं होती हैं। इनके अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा MPPSC के माध्यम से की जाती है और ये अपनी सेवाएं राज्य सरकार को ही देते हैं। इनके उदाहरण में डिप्टी कलेक्टर, DSP आदि। भाग 14 से ये प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का सुझाव किसने दिया था? तो लॉर्ड मेकाले ने पहली बार सुझाव दिया था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कराई जाए। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस आयोग के सुझाव पर पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर। लोक सेवाओं हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षाएं कब आयोजित की गई? तो 16 जुलाई 1855 को ये परीक्षाएं लंदन में हुई थी। वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं
है। तो वर्तमान में केवल 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब आयोजित की गई? तो 1922 में। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये भारत के पहले आईएएस थे। ये 1863 में सिविल सेवा के लिए चुने गए। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई।